दोस्तों, दलितों को शुरू से ही दबाकर रखा जाता रहा है। कभी उन्हें मंदिर जाने से रोका गया, तो कभी पढ़ने लिखने से। कभी उन्हें पानी पीने से रोका गया, तो कभी उन्हें अछूत माना गया। लेकिन इतनी सारी रुकावटों के बाद भी कई दलितों ने देश के साथ साथ विदेशों तक में अपने समाज के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया। भीमराव अंबेडकर जैसे महान शख्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, आज समाज कुछ ऐसे ही महान लोगों की वजह से बदला है। किसी भी दलित को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। सब इंसान है, सभी को ऊपर वाले ने एक समान बुद्धि दी है। अब उसे कैसे और किस हद तक विकसित करना है, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे दलितों की बात करने वाले हैं जो अपने दम पर अरबपति बने, लेकिन उनका नाम इतना नहीं है जितना अंबानी और अडानी जैसे व्यापारियों का है। साथ ही साथ आज हम भारत के पहले अरबपति की कहानी भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत ने 1990 के दशक से दलित एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ोतरी देखी है। हम आपके लिए पहली पीढ़ी के 6 एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां लेकर आए हैं, जिन्होंने आर्थिक लामबंदी और सामाजिक न्याय की दोहरी लड़ाई लड़ी और टॉप पर पहुंचे। हम सभी को चीथड़ों से अमीर बनने की कहानी पसंद है। हालांकि भारत में चीथड़े और अमीर के बीच की बाधाएं केवल आर्थिक नहीं है, जाति आर्थिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत के आधे से अधिक अरबपति पारंपरिक व्यापारी वर्गों के हैं, जिनमें बनिया, पारसी और सिंधी शामिल है। एक समूह जिसमें भारत की आबादी का 1.5% से भी कम शामिल है। भारत में अरबपतियों की अगली श्रेणी ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। 16.5% आबादी वाले समूह के लिए भारत में अभी तक कोई दलित अरबपति नहीं है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि दलितों की स्थिति में धीमी और स्थिर प्रगति हुई है। सामाजिक बहिष्कार की समस्या बनी हुई है। 2014 की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में अनुसूचित जनजाति एसटी के 44.8% से अधिक और अनुसूचित जाति एससी के 33.8% समूह गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसके अलावा 2014 में किए गए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण में पाया गया कि मध्य प्रदेश के 88% राजकीय विद्यालयों में दलित बच्चों के साथ भेदभाव किया गया। 5 में से 4 विद्यालयों में दलित बच्चों को मध्याह्न भोजन छूने से मना किया गया। कर्नाटक में किए गए एक अन्य सर्वेक्षण में पाया गया कि हाई स्कूल छोड़ने वालों में से आधे दलित हैं। अस्पृश्यता की प्रथा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत प्रत्येक नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में समाप्त कर दिया गया था। डॉक्टर BR अंबेडकर, जो स्वयं एक दलित थे, वो इसके प्रमुख वास्तुकार के रूप में शामिल करते हुए संविधान में दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के उपाय को भी शामिल किया गया, जिसमें आरक्षण प्रणाली भी शामिल थी। हमने 6 दलित एंटरप्रेन्योर्स की कहानियों को एक साथ लाने की कोशिश की है, जिन्होंने सभी बाधाओं के खिलाफ जाकर एक उद्यमी के रूप में सफलता हासिल की। कभी अकल्पनीय और यहां तक कि अस्वीकार्य इन दलित उद्यमियों ने खरोच से लाखों डॉलर का कारोबार खड़ा किया और आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न की दोहरी लड़ाई लड़ी। भगवान गवई DMCC के CEO और चेयरमैन है, जो दुबई स्थित एक कंपनी है। ये कंपनी पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोकेमिकल्स की आपूर्ति करती है और विमान क्षेत्र में परामर्श और सहायता सेवाएं प्रदान करती है। भगवान अपनी मां और भाई बहनों के साथ एक बार मुंबई में एक निर्माण श्रमिक के रूप में काम करते थे। इससे पहले कि वह एक झोपड़पट्टी में बस गए, उनका परिवार ग्रामीण महाराष्ट्र से मुंबई आ गए थे और भगवान को एक अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत की। 10वीं कक्षा में 85% अंक लाकर भगवान ने अपने परिवार को निराश नहीं किया। वह एक सरकारी तेल कंपनी HPCL में शामिल हो गए, लेकिन जाति आधारित भेदभाव का शिकार हुए। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और 1991 में बहरीन चले गए, जहां वे इनॉक के चौथे कर्मचारी के रूप में शामिल हुए और तेल मंडलियों में अच्छी तरह से जाने गए। 2003 में उन्होंने एक अरब व्यवसायी के साथ अपनी खुद की कंपनी शुरू की। पहले साल में $80 मिलियन का कारोबार किया।
अधिक उद्यमों का समर्थन करने के लिए उन्होंने 30 युवा दलित अचीवर्स की पहचान की और उन्हें मैत्रेय डेवलपर्स के माध्यम से सफल निवेशक बनने के लिए राजी कर रहे हैं। एक अन्य कंपनी जिसे उन्होंने शुरू किया है कल्पना सरोज, एक बाल वधू से लेकर $112 मिलियन की सीईओ तक। सीरियल उद्यमी कल्पना सरोज ने फिल्मों, रियल एस्टेट के निर्माण में अपना हाथ आजमाया है और वर्तमान में मुंबई की एक कंपनी कमानी ट्यूब्स की अध्यक्ष है। विदर्भ के एक गांव में एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मी कल्पना की शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी। मुंबई की एक झुग्गी में रहने के कारण उन्हें अपने पति के परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक शोषण का शिकार होना पड़ा। वह अपने पति को छोड़कर अपने पिता के साथ अपने गांव लौट आई, लेकिन सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। निराश होकर कल्पना मुंबई लौट आई और अपने चाचा के साथ रहकर काम करने लगी। कुछ बचत और सीड फंडिंग के साथ उसने एक छोटे से फर्नीचर व्यवसाय में प्रवेश किया। ये उनकी उद्यमीशीलता की यात्रा की शुरुआत थी, जो आज भी जारी है। 2001 में उन्होंने कमानी ट्यूब्स का अधिग्रहण किया और इसे एक लाभदायक कंपनी में बदल दिया। अनुमान के मुताबिक उनकी निजी संपत्ति $112 मिलियन है। राजा नायक, घर से भागने से लेकर 60 करोड़ रुपए का कारोबार चलाने तक। राजा नायक का जन्म दलित माता पिता में हुआ था, जो कर्नाटक के एक सुदूर गांव से बेंगलुरु चले गए थे। उनके पिता की अस्थिर आय और 4 भाई बहनों वाले परिवार के साथ उनका परिवार गरीबी में रहता था। जब राजा 17 साल के थे, तब वे अमिताभ बच्चन की एक फिल्म से प्रेरित हुए और रियल एस्टेट बैरन बनने की उम्मीद के साथ मुंबई भाग गए। हालांकि वे बिजनेस अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुआ और राजा दिल तोड़कर घर लौट आए। इसने राजा को कोशिश करते रहने का साहस भी दिया। उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और टी शर्ट बेचना शुरू किया और बाद में कोल्हापुरी चप्पल और जूते बेचने लगे। जोखिम और विविधीकरण के लिए पर्याप्त भूख के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग और लॉजिस्टिक्स, नालीदार पैकेजिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वेलनेस और चिया राइस उत्पादों सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यापार से राजा का कुल कारोबार 60 करोड़ रुपए है। वो दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के कर्नाटक चैप्टर के अध्यक्ष रहे और काली निकेतन एजुकेशन सोसाइटी के बैनर तले समाज के वंचित और वंचित वर्गों के लिए स्कूल और एक कॉलेज चलाते हैं। रीतबाई मकवाना, एक खेत मजदूर का बेटा जिसने 380 करोड़ रुपए का व्यवसाय खड़ा किया। रीतबाई मकवाना अहमदाबाद स्थित प्लास्टिक मध्यस्थ कंपनी गुजरात पीकर इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक है। रीतबाई के पिता एक केहेतर मजदूर थे, जिन्होंने बाद में चमड़ी बिनने का काम शुरू किया। गुजरात के एक छोटे से कस्बे में स्कूल जाते समय रीतबाई को अपनी जाति के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब रीतबाई 18 वर्ष के हुए तो उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया और अपने पिता के व्यवसाय में शामिल हो गए। उन्होंने अपने पिता को प्लास्टिक इंटरमीडिएट में व्यापार का विस्तार करने में मदद की। इन वर्षों में रीतबाई ने कंपनी को युगांडा में चीनी व्यवसाय में भी नेतृत्व किया। 56 साल पुरानी ये कंपनी सालाना 380 करोड़ रुपए का राजस्व कमाती है और इनके अहमदाबाद कारखाने में लगभग 3,500 लोग कार्यरत है, जिसमें से लगभग 2,000 दलित है। अशोक खाड़े, मोची का बेटा जिसने 500 करोड़ रुपए का कारोबार खड़ा किया। अशोक खाड़े DAS ऑफशोर के प्रबंध निदेशक है। ये एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो ऑफशोर रिग्स और प्लेटफॉर्म का निर्माण और नवीनीकरण करती है। उनके पिता एक मोची थे और मुंबई में एक पेड़ के नीचे काम करते थे। तमाम बाधाओं को पार करते हुए अशोक ने अपनी शिक्षा अपने गांव से पूरी की और कॉलेज गए। इसके बाद उन्होंने शहर में सरकार द्वारा संचालित शिपयार्ड में काम करना शुरू किया। अपत्तीय रखरखाव और निर्माण में आवश्यक कौशल प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की और 90 के दशक के दौरान बढ़ते तेल सेवा उद्योग द्वारा पेश किए गए अवसरों पर काम किया। अशोक की कंपनी आज 4,500 कर्मचारियों को नौकरी देती है और इसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ रुपए है। देश के पहले दलित अरबपति राजेश सरैया। दोस्तों, इस मेहनतकश इंसान ने अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और उनकी गिनती दुनिया के सफल लोगों में होती है।
इस शख्सियत का नाम है राजेश सरैया। दलित अरबपतियों में सबसे बड़े नाम राजेश सरैया को देश का पहला दलित अरबपति माना जाता है। वो उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास एक गांव सरैया सानी में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए। राजेश का कारोबार भारत से बाहर यूक्रेन, रूस, जर्मनी, इस्तांबुल, दुबई और तियानजिन जैसे कई देशों में फैला है। दरअसल राजेश सरैया यूक्रेन आधारित कंपनी स्टील मॉन्ट के सीईओ है। स्टील मॉन्ट की वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में कंपनी का टर्नओवर $350 मिलियन यानी करीब 26 अरब 42 करोड़ 67 लाख 50 हजार रुपए है। उनकी कंपनी मेटल सेक्टर में काम करती है। रिपोर्टों के अनुसार राजेश सरैया की शुरुआती पढ़ाई भारत में ही हुई, देहरादून में। इसके बाद उन्होंने रूस में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में उन्होंने स्टील मॉन्ट की शुरुआत की। रिपोर्टों के मुताबिक मेटल में ट्रेडिंग करने वाली राजेश की कंपनी का बेस यूक्रेन में है। उनकी कंपनी ब्रिटेन में ट्रेडिंग करती है। राजेश को अपने वतन भारत से प्यार है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वह भारत में फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहते हैं। राजेश को भारत सरकार की ओर से 2 बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें 2014 का पद्मश्री और 2012 का प्रवासी भारतीय अवार्ड शामिल है। DICCI के सदस्य हैं। वह अब दलित समुदाय से दुनिया के सबसे अमीर हैं। दोस्तों, ऐसे और भी बहुत सारे दलित हैं जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।